एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे सेट थ्योरी। ठीक है, सेट थ्योरी में आज हमारा पहला टॉपिक होगा सेट। सेट क्या होता है? सेट की पहले हम नोटेशन देख लेते हैं कि उसको सेट को लिखा कैसे जाता है। नोटेशन कैसे होती है? जब हम किसी भी एलिमेंट्स को, किन्हीं भी एलिमेंट्स को इन कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में रखते हैं तो हम उसको सेट पढ़ते हैं। ठीक है, ये हमारी सेट की नोटेशन है। बट ये नोटेशन है, लेकिन सेट क्या होता है? सेट क्या होता है? एक वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जो हमारे वेल डिफाइंड होते हैं, मतलब कि पहले से अच्छे से डिफाइन हुए हैं। उनके जो वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट जो डिफाइंड हुए हैं, उनका जो कलेक्शन होता है वो हमारा सेट कहलाता है। ठीक है, जो कलेक्शन होता है वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। अब ये ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड कौन से होते हैं? नॉर्मली हम मैथ्स में वैसे यूज़ करते हैं, जैसे नेचुरल नंबर का सेट हो गया 1 2 3 4 5, ये हमने काउंटिंग पढ़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7, ये हम सबको हम सब जानते हैं, हम सब नोन है इस चीज़ से, तो ये वेल डिफाइंड है। तो ये हो गया हमारा नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है, और जैसे कि हम सेट के अंदर किसी का नेम भी लिख सकते हैं, कुछ भी नेम, किन्हीं लोगों के नेम लिख लिए तो वो भी हमारा सेट हो सकता है ना। कुछ स्टेट्स के नेम लिख दिए सेट के अंदर, वो भी हमारा सेट हो सकता है, क्योंकि वो हमारे वेल डिफाइंड है ना। बट सेट के अंदर कौन सी चीज़ नहीं आएगी? जो हमारी वेल डिफाइंड नहीं है। अब वेल डिफाइंड कौन सी चीज़ें नहीं होती? जैसे कि हमने कहा कोई स्कूल है, स्कूल में क्लास में कितने बच्चे हैं? सपोज़ क्लास 12 में कितने बच्चे हैं, हम उनको लिख सकते हैं। उन सब के नाम लिख दिए, सपोज़ जितने भी बच्चे हैं सबके नाम लिख दिए, वो हमारा सेट बन सकता है, क्योंकि बच्चे कितने हैं उन सब के नाम हम लिख सकते हैं, वो वेल डिफाइंड है ना। बट अब इसमें वेल डिफाइंड क्या चीज़ नहीं है? अगर हमसे कोई बोले कि इनमें से कितने बच्चे इंटेलिजेंट है, उनका सेट बनाओ, क्या आप बना सकते हैं? इंटेलिजेंट बच्चों का सेट हम नहीं बना सकते, क्योंकि कुछ बच्चे इंटेलिजेंट स्टडी में होंगे, कुछ स्पोर्ट्स में होंगे, कुछ हमारे डांस में होंगे, कोई किसी अदर एक्टिविटीज़ में होंगे, तो हम इंटेलिजेंस को नहीं नाप सकते, हम यहाँ पर नहीं लिख सकते, वेल डिफाइंड नहीं बोल सकते इंटेलिजेंस को, तो इसलिए वो सेट हमारा वेल डिफाइंड नहीं होगा। सेट में वही ऑब्जेक्ट्स आएंगे जो कि वेल डिफाइंड हो। ठीक है, जो कि हमारा सेट। अब हमारे सेट के अंदर कुछ कुछ सेट हैं जो हम अधिकतर पढ़ते हैं, जैसे कि n से। सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स के सेट को हम n से डिनोट करते हैं। इसके अंदर एलिमेंट्स आते हैं 1 2 3 4, इस तरीके से इन्फिनिटी तक जाता है ये, है ना। उसके बाद आते हैं होल नंबर को W से रिप्रेजेंट किया जाता है। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0 1 2 3 एट्सेट्रा, है ना, मतलब एंड सो ऑन, इन्फिनिटी तक जाएंगे। उसके बाद आते हैं हमारे इंटीजर्स को हम z और i दोनों से डिनोट करते हैं। इंटीजर्स में कौन से नंबर आते हैं? जिसमें 0 से स्टार्ट होंगे, 1 2 3 ये पॉजिटिव तक, और नेगेटिव तक भी माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा, -1 -2 -3। इसमें डेसिमल नंबर नहीं आते। ठीक है, इसमें डेसिमल नंबर नहीं आते, जो नॉन फ्लोटिंग नंबर्स होते हैं वो होते हैं। तो ये -3 -2 -1 ये सब क्या है हमारे? ये नेगेटिव इंटीजर्स है, ये पॉजिटिव इंटीजर है, और ये ज़ीरो इंटीजर है। ठीक है, ये हमारा इंटीजर हो गया। इसके बाद आता है हमारा रेशनल नंबर, जिसको हम q से डिनोट करते हैं। इसके अंदर एलिमेंट किस टाइप के होते हैं? जो एलिमेंट्स हमारे p/q की फॉर्म में होते हैं, सच डैट q इज़ नॉट इक्वल टू 0, जिसमें हमारा q 0 के इक्वल नहीं है, और एंड जो pq है वो हमारे इंटीजर्स होने चाहिए। हमारे रेशनल नंबर होने के लिए क्या क्या कंडीशन दी गई है कि कोई भी नंबर रेशनल नंबर तब होगा या तो वो p/q की फॉर्म में हो, और वहाँ पर जो q है वो नॉट इक्वल्स टू 0 हो, एंड pq इंटीजर्स में बिलोंग करते हैं। जैसे कि 2/3 है, इसको देखो, ये p/q की फॉर्म में है। इसने बोला है q नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। यहाँ पर ये 0 के इक्वल नहीं है। p और q दोनों इंटीजर होने चाहिए, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव इनमें से कुछ भी हो सकता है, बट इंटीजर होने चाहिए। तो इंटीजर्स भी है, मैं चाहे 2/3 लिखूँ चाहे -2/3 लिखूँ, ये दोनों ही हमारे क्या हैं? रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, और बाकी जैसे 2.2 ये हमारा रेशनल नंबर है। हाँ है, क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको डेसिमल को हटाऊंगी तो क्या बन जाएगा? 22/10।
ये भी तो हमारा पी बाई क्यू की फॉर्म में, ये भी ये सारी कंडीशंस फॉलो करता है, तो इसका मतलब ये भी हमारा रेशनल नंबर है। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को हम क्यू कॉम्प्लीमेंट या फिर क्यू डैश, इससे भी, इन दोनों से डिनोट करते हैं। ठीक है, और इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स आते हैं जो हमारे पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते, वो हमारे इरेशनल नंबर्स होते हैं, जैसे कि √2, √3, √5, √6, √7, √8 डैश 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 डैश, बहुत सारे हैं, है ना। तो ये सारे हमारे इरेशनल नंबर्स में आते हैं। अब जैसे √8 है, आप √8 को कैसे बोलोगे कि इरेशनल है? जैसे कि ये 2, इसको हम लिख सकते हैं √8 को 2 × 2 × 2, यहाँ से स्क्वायर रूट होके बाहर आ जाएगा 2√2 बचा। बट ये क्या है? ये रेशनल है, और ये क्या है? ये इरेशनल है। जब हम रेशनल के इरेशनल में मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है? हमारा इरेशनल। तो इसलिए हमारा √8 भी क्या होगा? इरेशनल होगा। बट हम डेसिमल नंबर्स में कैसे पता लगाएंगे कि कौन सा रेशनल है या कौन सा नहीं है? अब देखो, जैसे कि मेरे पास जैसे 5/2 है, 5/2 को मैं क्या लिख सकती हूँ? डिवाइड करके आएगा 2.5, है ना। और या फिर 2/3 है, उसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 0.6666, वो ऐसे ही चलता जाएगा। ये नॉन रिपीटिंग है, तो इसको मैं 6 के ऊपर बार लगा सकती हूँ, क्योंकि जो रिपीटिंग होते हैं हम उसको ऐसे लिख देते हैं 0.6 बार। ठीक है, या फिर √2 की वैल्यू क्या आती है डेसिमल की फॉर्म में? 1.4, 1, 4, 2, 1, 3, ऐसे ही करके ये भी इन्फिनिटी तक एंड सो ऑन चलता रहेगा। तो अब हम इनमें से कैसे पता लगाएंगे कि ये रेशनल है या इरेशनल है? इनके अकॉर्डिंग कैसे पता लगाएंगे अगर हमें डेसिमल वैल्यू गिवन हो? तो देखो, अगर हमारे पास टर्मिनेटिंग, यहाँ पर क्या हो रहा है? टर्मिनेट हो रहा है डेसिमल के बाद वैल्यू, 5 पर टर्मिनेट हो गया डेसिमल के बाद, 5 के आगे तो नहीं गया, तो ये टर्मिनेट हो गया। और यहाँ पर क्या है? ये 6 पे रिपीट होता जा रहा है, 6 पे ही रिपीटिंग है, तो हमने इसको ऐसे करके लिख दिया। अगर हमारे पास टर्मिनेटिंग या फिर रिपीटिंग टर्म आती है डेसिमल के बाद, तो वो हमारा क्या होता है? रेशनल होता है। ठीक है, और अगर हमारे पास डेसिमल के बाद कोई पॉइंट ही नहीं मिल रहा, वो इन्फिनिटी तक चले जा रहे हैं, डेसिमल के बाद इन्फिनिटी तक चली जा रही है वैल्यू, तो वो हमारा क्या होता है? इरेशनल। ठीक है, इसलिए ये हमारा रेशनल हुए ये दोनों, 5/2 और 2/3, और √2 की वैल्यू क्योंकि ये होती है इसलिए ये हमारा इरेशनल हुआ। ठीक है, और जो हमारा रेशनल और इरेशनल, इन दोनों का जो यूनियन करते हैं, जब हम इन दोनों को एक साथ लिखते हैं एक सेट के अंदर, तो वो हमारा कहता है रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर क्या होते हैं? जिनको हम रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जैसे कि ये 0, 1, 2, -1, -2, इस पर हम रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ये होता है हमारा रियल नंबर। ठीक है, अब सबसेट क्या होता है? सबसेट ये क्या होता है? जब कोई हमारे पास सपोज ए और बी दो सेट हैं, ए एंड बी, बी यानी 2 सेट्स, ए और बी 2 सेट्स हैं। ठीक है, और हम तब ए इज़ कॉल्ड सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट होगा कब? अगर जितने भी एलिमेंट होंगे, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए आर इन बी, जितने भी एलिमेंट ए के होंगे वो बी में भी होंगे, आर इन बी। मतलब कि जैसे कि इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? वैसे सबसेट को डिनोट कैसे करते हैं? डिनोट कैसे करते हैं कि ए इज़ सबसेट ऑफ बी, ये सबसेट का साइन होता है। ठीक है, ए इज़ सबसेट ऑफ बी, पढ़ा ऐसे जाता है। तो अब इसको एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। सपोज़ बी में एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, ये एलिमेंट्स हैं। और क्या बोलते हैं, ए में हमारे एलिमेंट्स हैं 1, 2, 3। अब जो ये 1, 2, 3 एलिमेंट है, ये बी के एलिमेंट्स भी हैं, तो इसका मतलब ए बी का सबसेट होगा। बट अगर मैं ए के अंदर एलिमेंट्स ले लेती 6, 7 या 5, 6, कुछ भी ले लेती इनमें से,
अब 6 7 देखो बी के एलिमेंट्स है, नहीं है, या फिर 5 6 लो 5 6 है, नहीं है, तो इसका मतलब ए सबसेट नहीं होता बी का, ए इज़ नॉट सबसेट ऑफ बी। ठीक है, सबसेट आया समझ में। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं, अब सबसेट भी दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं प्रॉपर सबसेट और एक होते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। अब प्रॉपर सबसेट क्या होते हैं? प्रॉपर सबसेट्स वो होते हैं जो कि मतलब ऐसे, मतलब जो एलिमेंट्स ए के, जैसे कि यहाँ पर है b इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 ये है, और ए के अंदर मेरे एलिमेंट्स है 1 2 3 ये है, तो इसमें ए बी के इक्वल नहीं है, मतलब जो एलिमेंट्स हैं ए के वो बी के इक्वल, सारे एलिमेंट्स बी के इक्वल नहीं होने चाहिए। ठीक है, बी के कुछ ही एलिमेंट्स उसमें होने चाहिए, अगर सारे हो जाएंगे तो वो हमारा इम्प्रॉपर सेट हो जाता है। ठीक है, मतलब ए बी के कुछ एलिमेंट्स ही ए में होने चाहिए, तभी वो हमारा प्रॉपर सबसेट होता है। इम्प्रॉपर में क्या होता है कि अगर वो जो हमारा सबसेट है वो अगर बी के इक्वल हो जाएगा, तभी तो हम ऐसे लगाते हैं। अगर हमने ये लगा दिया तो इसका मतलब है कि ए या तो इसका सबसेट है या फिर वो इक्वल है। यहाँ पर हमने सिर्फ इक्वलिटी का साइन नहीं लगाया, हमने यहाँ पर डायरेक्ट सबसेट लगाया, इसका मतलब वो प्रॉपर सबसेट है, मतलब कि वो ए बी के इक्वल नहीं है, उसके कुछ ही एलिमेंट्स ए के अंदर है बी के। ठीक है, ए के अंदर बी के कुछ ही एलिमेंट्स है, सारे एलिमेंट्स नहीं है, बट अगर सारे आ जाते हैं तो वो हमारा इम्प्रॉपर सबसेट होता है। और क्या बोलते हैं, या फिर फाई, जो फाई होता है वो भी इम्प्रॉपर सबसेट ही होता है हमारे किसी भी सेट का। ठीक है, फाई भी क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट होता है फाई, और वो खुद सेट खुद क्या होता है, इम्प्रॉपर सबसेट होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सबसेट, टाइप्स ऑफ सेट, सॉरी, सेट भी बहुत सारे टाइप के हैं। पहले हम पढ़ लेते हैं इक्वलिटी सेट। इक्वलिटी सेट क्या होता है, अगर ए और बी, इफ़ ए एंड बी बी एनी टू सेट्स, अगर ए और बी कोई दो सेट है, ठीक है, देन इफ ए इज़ contained in B and B is also contained in A, B is contained in A, इफ़ एंड ओनली बोलेंगे कि इफ़ एंड ओनली अगर ए और बी कोई दो सेट्स हैं और इफ़ एंड ओनली एक बी में कंटेंड है और बी ए में कंटेंड है, मतलब कि ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, मतलब दोनों एक दूसरे के सबसेट है, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, इक्वलिटी सेट। इसका मतलब क्या है, ए बी का सबसेट है, इक्वल भी हो सकता है, और बी ए का सबसेट है और इक्वल भी हो सकता है। इसका मतलब क्या होता है कि ए इज इक्वल्स टू बी, है ना। कोई भी सेट अपना ही सबसेट होगा तभी तो, वो सबसेट कब भी होगा दोनों एक दूसरे के, जब वो इक्वल होंगे तभी हो सकता है ये चीज़ पॉसिबल। ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे हम यूनिवर्सल सेट क्या होता है। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, वो होता है एक फिक्स्ड सेट, एक फिक्स्ड सेट है सपोज ये, ठीक है। तो जितने भी सेट है हमारे पास, जितने भी, वो सारे सेट इस यूनिवर्सल सेट के सबसेट होंगे। कोई भी एक हमने सेट को फिक्स कर दिया, तो जैसे कि कोई भी हमारे ए बी सी डी ऐसे अप टू बहुत सारे सेट्स हैं, तो वो सारे किसके सबसेट्स होंगे, यूनिवर्सल सेट के। तो ये हमारा एक यूनिवर्सल सेट होता है। उसके बाद आता है हमारा फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या होता है, इफ़ अ सेट हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, लेट ए बी, लेट ए बी एनी सेट, ए कोई सेट है, एंड इफ इट हैज़ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ए बी एन, लेट ए बी एन इज सेट
and if it has finite number of elements then it is called finite set. अगर कोई हमारे पास ए सेट है और उसके अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो अगर फाइनाइट होते हैं तो सेट हमारा क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है. जैसे कि अगर हमने सपोज सेट लिया 1 2 3 4 5 ये सेट ले लिया तो ये क्या होगा, हमारा फाइनाइट होगा, क्योंकि इसमें जितने एलिमेंट्स हैं उनको हम काउंट कर सकते हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए ये क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा. बट लेकिन इनफाइनाइट सेट क्या होगा, जिसके अंदर हमारे जो एलिमेंट्स होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, मतलब जिनको हम काउंट ना कर पाएँ. सपोज़ नेचुरल नंबर्स का सेट है, नेचुरल नंबर्स का सेट 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5. आप बता सकते कहाँ तक जाएगा, नहीं पता हमें कि उसका एंड कहाँ पर है, तो इसलिए वो क्या होगा, इनफाइनाइट सेट होता है. जिनको हम काउंट नहीं कर सकते वो इनफाइनाइट सेट होता है. उसके बाद आता है पावर सेट. पावर सेट क्या होता है, पावर सेट होता है कि जो जैसे कोई सेट है ए 1 2 3, तो पावर सेट होता है जो ए के जितने भी सबसेट बन सकते हैं, जितने भी सबसेट्स बनेंगे उन सब का सेट जो बनेगा वो हमारा पावर सेट होता है. तो जैसे ये पावर सेट ऑफ ए कैसे निकलेगा, यहाँ पर ए के सबसेट क्या क्या बन सकते हैं, 5 बन सकता है, क्योंकि 5 हर एक एलिमेंट हर एक सबसेट का सबसेट होता है. 5 जो है हर एक सेट का सबसेट होता है, तो 5 ए का भी सबसेट होगा, 1 भी 5 का सबसेट होगा, सिर्फ 2 भी 5 का सबसेट होगा, 3 भी होगा, और 1 2 एक साथ भी होंगे, 1 3 भी एक साथ सबसेट होंगे, और 2 3 भी होंगे सबसेट, और 1 2 3. ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 सबसेट्स बने टोटल. अब आप देखो इसमें और कोई सबसेट बन सकते हैं, इसके और कोई सबसेट पॉसिबल है ही नहीं है कि, तो जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होंगे किसी भी सेट के वो हमारे पावर सेट कहलाते हैं. और पावर सेट में हमेशा कितने एलिमेंट्स आते हैं, 2 × 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ सेट ऑफ ए. कार्डिनलिटी क्या होती है, कार्डिनलिटी होती है हमारी किसी भी सेट की में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है. कार्डिनलिटी ऑफ ए मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट. तो इस सेट में हमारे कितने एलिमेंट्स हैं, 3. 3 इसकी कार्डिनलिटी हो गई. और कार्डिनलिटी को हम ऐसे भी लिखते हैं, कार्डिनलिटी को हम ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे डिनोट किया जाता है कि कार्डिनलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू 3. तो अब यहाँ पर तो पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है, पावर सेट की कार्डिनलिटी होती है 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए. तो यहाँ पर 2 की पावर कार्डिनलिटी ऑफ ए क्या आती है, 3. तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8. और यहाँ पर एलिमेंट्स भी कितने हैं, 8 है, तो इसकी कार्डिनलिटी 8 होती है. ठीक है, इसके बाद हम पढ़ेंगे नल सेट. नल सेट क्या होता है, नल सेट क्या होता है, जब किसी भी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता, मतलब कि वो 5 होता है, जब किसी सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता तो उसके अंदर 5 होता है, तो वो क्या होता है, नल सेट होता है. उसको हम एम्प्टी सेट भी बोलते हैं, वॉइड सेट भी बोलते हैं. जिस सेट के अंदर कुछ नहीं होता, खाली होता है, वो क्या होता है, नल सेट या एम्प्टी सेट या वॉइड सेट. इन तीनों का, नल का, एम्प्टी का, वॉइड का मीनिंग भी, अब इंग्लिश मीनिंग भी यही होता है कि खाली, कि जिसके अंदर कुछ ना हो. तो वही सेट, एम्प्टी सेट, नल सेट, वॉइड सेट भी वो सेट जिसके अंदर कुछ ना हो, खाली हो. और जिसके अंदर कुछ नहीं होता वो 5 होता है. जैसे ए है तो उसके अंदर कुछ नहीं है तो वो क्या है, 5 है सेट. ठीक है, एक बात और जैसे कि हमारे पास ए 5 है तो इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, पावर सेट में ए के अंदर 5 तो है ना, कुछ नहीं है बट 5 तो है, तो ए पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे, एक एलिमेंट होगा 5. तो अगर कार्डिनलिटी ऑफ ए कितनी है, यहाँ पर ए के अंदर तो कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ए की कार्डिनलिटी तो 0 है, बट पावर सेट ऑफ ए की कार्डिनलिटी क्या होगी, वो होगी 2 की पावर 0 दैट इज़ 1. तो इसलिए पावर सेट में एक एलिमेंट है, उसकी कार्डिनलिटी भी 1 आई थी और वो एलिमेंट क्या होगा, 5 होगा. ठीक है, अब इसके बाद आते हैं हम सिंगलटन सेट. सिंगलटन सेट क्या होता है, कोई भी सेट अगर उसके अंदर एक ही नंबर ऑफ एलिमेंट हो, अगर एक ही एलिमेंट होगा किसी भी सेट के अंदर तो वो सिंगलटन एलिमेंट होता है, सिंगलटन सेट होता है. जैसे ए के अंदर 1 हो गया,
या फिर पावर सेट भी कैसा सेट होता है, सिंगलटन सेट होता है, क्योंकि इसके अंदर एक एलिमेंट है। ठीक है, इस वाले ए का वो नहीं है, ये इसको भी मान लो, जो ऊपर ए था इसका पावर सेट क्या है, 5 है, तो इसलिए ये क्या होगा हमारा वो सिंगलटन सेट। ठीक है।